गुड मॉर्निंग बच्चों, आप सभी का स्वागत है हमारे YouTube चैनल राजीव सर ऑफिशियल में। और बच्चों, आज हम लोग तैयारी करेंगे ज्योग्राफी चैप्टर का, ज्योग्राफी सब्जेक्ट का चैप्टर नंबर 4। ठीक है, तो ज्योग्राफी का जो चैप्टर है चैप्टर 4, इसका नाम है मानव विकास। जी बच्चों, क्या नाम है इसका? मानव विकास। देखिए, तो जो आज का जो हमारा टॉपिक है वो मेन है मानव विकास। इसमें हम जानेंगे कि मानव जो है विकास करने के उसके क्या क्या तत्व होते हैं, कौन कौन से कारक होते हैं और उसको किस तरह मापा जाता है, इसके कौन कौन से तत्व होते हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं इस चैप्टर को। ठीक है, तो यहाँ पे देखिए, आप लोगों को शॉर्टकट बताने जा रहे हैं कि दो वर्ड मिलेगा, एक वृद्धि और एक विकास। ठीक है, क्या वर्ड मिलेगा? एक वृद्धि और एक विकास। तो सबसे पहले जानने का प्रयास कीजिए कि वृद्धि किसे कहते हैं और विकास किसे कहते हैं हमारे इस टॉपिक में। देखिए, वृद्धि और विकास दोनों समय के संदर्भ में परिवर्तन को इंगित करती है। ध्यान से देखिएगा, अर्थात वृद्धि और विकास दोनों क्या है? दोनों समय के परिवर्तन को इंगित करती है। अर्थात इसमें अंतर क्या है तो समझिए। वृद्धि जो है मात्रात्मक होता है। ठीक है, वृद्धि क्या है? मात्रात्मक और मूल्य निरपेक्ष है। ठीक है, वृद्धि क्या है? मात्रात्मक और मूल्य निरपेक्ष है। इसका चिन्ह धनात्मक अथवा ऋणात्मक हो सकता है। अर्थात कोई भी चीज आकार में, ठीक है ना, मात्रात्मक क्वांटिटी में या तो वो बढ़ सकता है या फिर वो घट सकता है। ठीक है, यानी इसका संबंध कैसा है? या तो धनात्मक होगा या फिर ऋणात्मक होगा, लेकिन परिवर्तन तो हुआ। अर्थात इसका अर्थ है कि परिवर्तन धनात्मक अथवा ऋणात्मक हो सकता है। यानी हम कह सकते हैं, आप अच्छे से समझिए, यानी हम कह सकते हैं कि वृद्धि जो है ये मात्रात्मक संबंध को दर्शाती है। मात्रात्मक मतलब क्वांटिटी को, कि उसका क्वांटिटी बढ़ा है या घटा है। ठीक है ना, मात्रात्मक संबंध को दर्शाता है क्या? वृद्धि। अगर हम विकास की बात करें, किसकी बात करें? विकास की बात करें तो थोड़ा सा अगर हम विकास की बात करें तो विकास जो है उसमें कौन सा परिवर्तन होता है? गुणात्मक। जबकि वृद्धि जो है कैसा संबंध है? वृद्धि का संबंध किससे है? मात्रात्मक संबंध से, अर्थात वो मात्रात्मक वर्णन करता है। और विकास जो है गुणात्मक परिवर्तन को इंगित करता है या संकेत करता है। तो वृद्धि का संबंध जो है या वृद्धि जो है ये मात्रात्मक परिवर्तन को संकेत करता है या इंगित करता है, जबकि विकास जो है गुणात्मक परिवर्तन को इंगित करता है। ये दो क्वेश्चन महत्वपूर्ण है, ध्यान रखिएगा। वृद्धि को संकेत करने वाले कौन है? तो मात्रात्मक परिवर्तन। और अगर देखा जाए, बात किया जाए विकास का, तो विकास किसका संबंध, किसके संबंध को इंगित करता है? तो गुणात्मक परिवर्तन को संबंध करता है। इसका अर्थ है कि विकास तब तक नहीं हो सकता है जब तक वर्तमान दशाओं में वृद्धि ना हो। अर्थात जब कोई मनुष्य का वृद्धि ना हो, विकास वृद्धि ना हो, बढ़े नहीं, तब तक वो कभी विकास नहीं कर सकता। इसका मतलब यह है कि मनुष्य जो है विकास तभी करेगा जब उसकी वृद्धि होगी। ठीक है, क्या होगा? जब उसकी वृद्धि होगी, जैसे उसके इनकम में वृद्धि होगी, तब जाकर के क्या करेगा? विकास करेगा। उसके मानसिक, उसके गुण, उसके सोचने में की प्रवृत्ति में क्या होगी? वृद्धि होगी, तब जाकर क्या होगा? उसका विकास होगा। इसका मतलब साफ साफ है कि वृद्धि का तात्पर्य, वृद्धि का संबंध मात्रात्मक परिवर्तन से है, जबकि विकास का संबंध गुणात्मक परिवर्तन से है। ये दो बात आप हमेशा अच्छे से ध्यान रखिएगा, क्योंकि एग्जाम में इन्हीं दो प्रश्नों को पूछा जा सकता है। अब हम आगे अपने टॉपिक पर चलते हैं। जो हमारा टॉपिक है, देखिए, कहते हैं कि किसी देश में लोग जीवन की गुणवत्ता को जो आनंद लेते हैं, उन्हें जो अवसर उपलब्ध है, वो जिन स्वतंत्रताओं का वे भोग करते हैं, विकास के महत्वपूर्ण पक्ष हैं। ध्यान से समझिएगा। अर्थात कोई एक व्यक्ति अपने जीवन की गुणवत्ता का जो आनंद लेते हैं, जैसे ऐशो आराम, ठीक है,
गाड़ी से आना, मोटरसाइकिल से आना, आराम से घर में बैठ के खाना खाना, एसी कूलर पंखा का हवा खाना, ठीक है। फ्रीडमली यानी स्वतंत्रता पूर्वक आप कहीं से कहीं भी और कहीं भी चले जाना, ये सभी चीज जो है विकास के महत्वपूर्ण पक्ष हैं। क्या है? विकास के महत्वपूर्ण पक्ष। अब देखिए आगे समझिए कि मानव विकास के बारे में सबसे पहले किसने क्या कहा कि मानव विकास में कैसे करता है, उसके कौन कौन से तत्व हैं। पहली बार इन विचारों को जो है 80 के दशक के अंत में और 90 दशक के आरंभ में स्पष्ट किया गया। इस संबंध में एशियाई, ठीक है ना, 2 एशियाई दक्षिण एशियाई अर्थशास्त्री, पहला कौन? महबूब उल हक और अमर्त्य सेन का कार्य महत्वपूर्ण है। किस क्षेत्र में? मानव विकास के क्षेत्र में। ये 2 जो अर्थशास्त्री हैं ये दक्षिण एशियाई देश के लोग हैं, इन्होंने कुछ महत्वपूर्ण काम किया। अब देखिए आगे कहता है मानव विकास की अवधारणा। सवाल यहाँ बनेगा कि मानव विकास की अवधारणा का प्रतिपादन किसने किया? तो डॉक्टर महबूब उल हक के द्वारा किया गया। ठीक है बच्चों, मानव विकास की अवधारणा, ठीक है ना। तो मानव विकास की अवधारणा का प्रतिपादन जो है वो किसने किया? डॉक्टर महबूब उल हक के द्वारा किया गया। डॉक्टर हक ने मानव विकास का वर्णन ऐसे विकास के रूप में किया जो लोगों के विकल्पों में क्या करता हो? वृद्धि करता हो, उनके जीवन में क्या लाता हो? सुधार लाता हो। क्या लाता हो? सुधार लाता हो। इस अवधारणा में सभी प्रकार के विकास का केंद्र बिंदु कौन है? मनुष्य। इन सभी प्रकार के जो अब विकास का जो केंद्र बिंदु है सभी प्रकार की अवधारणा का, तो उसके केंद्र बिंदु में कौन है? मनुष्य है। अर्थात हम बात करेंगे विकास किसका? क्योंकि केंद्र बिंदु में तो मनुष्य है, तो विकास किसकी बात करेंगे? मनुष्य के, यानी कि मानव विकास की बात करेंगे। ये विकल्प स्थिर नहीं है बल्कि कैसे हैं? परिवर्तनशील हैं। विकास का मूल उद्देश्य ऐसी दशाओं को उत्पन्न करना है जिनमें लोग सार्थक जीवन व्यतीत कर सके। हमें ऐसा विकास करना है, ऐसे दशाओं को उत्पन्न करना है जिसमें आराम से सभी के सभी मानव अपना विकास कर सके और अपना जीवन व्यतीत कर सके। सार्थक जीवन केवल दीर्घ नहीं होता। अगर देखा जाए तो सार्थक जीवन केवल दीर्घ मतलब होता है काफी बड़ा, ठीक है ना। दीर्घ मतलब क्या होता है? बड़ा या लंबे समय तक। जीवन का कोई उद्देश्य होना भी आवश्यक है। इसका अर्थ है कि लोग स्वस्थ हो। भाई दीर्घ जीवन जीने का मतलब क्या है? कि दीर्घ जीवन हम तभी जिएंगे जब हम क्या होंगे? स्वस्थ होंगे, अपने विवेक और बुद्धि का विकास कर सकते हैं, ठीक है। आखिरकार हम एक दीर्घ जीवन हम तभी जिएंगे, एक सार्थक जीवन हम तभी जिएंगे जब हम क्या हो? स्वस्थ हों और अपने विवेक अर्थात अपने सोच से, अपने बुद्धि से, है ना, उसका विकास कर सकते हैं और वे समाज में प्रतिभागिता करें और अपने उद्देश्यों को पूरा करने में स्वतंत्र हो। ऐसा कथन किसका था? महबूब उल हक का था। तो यहाँ एक सवाल बन जाएगा कि मानव विकास की अवधारणा का प्रतिपादन किसने किया? तो आप लिखेंगे महबूब उल हक ने। मानव विकास, जैसा कि मैंने बताया, इस अवधारणा में मानव को केंद्र बिंदु में रखा गया है, तो जाहिर सी बात है मानव का ही इसमें जानकारी दिया जाएगा। आगे कहता है डॉक्टर महबूब उल हक और प्रोफेसर अमर्त्य सेन घनिष्ठ मित्र थे। क्या थे? दोनों के दोनों घनिष्ठ मित्र थे और डॉक्टर हक ने के नेतृत्व में दोनों ने आरंभिक मानव विकास प्रतिवेदन निकालने के लिए कार्य किया था। इन दोनों दक्षिण एशियाई अर्थशास्त्रियों ने विकास के वैकल्पिक विचार का प्रतिपादन किया। किन दोनों ने? महबूब उल हक और अमर्त्य सेन ने। ये दोनों के दोनों एक अच्छे मित्र, घनिष्ठ मित्र थे और दक्षिण एशिया के वैज्ञानिक थे, अर्थशास्त्री थे। क्या थे? अर्थशास्त्री। ये भी सवाल आएगा कि डॉक्टर महबूब उल हक जो है वो क्या थे? तो अर्थशास्त्री थे। किस मूल के थे? किस देश के थे? तो पाकिस्तान के थे। यहाँ पे 3-3 प्रश्नों के उत्तर बन सकते हैं। महबूब उल हक किस देश के थे या मूल निवासी कहाँ के थे? पाकिस्तान के। महबूब उल हक क्या थे? एक अर्थशास्त्री थे। महबूब उल हक ने कौन से विचारधारा का प्रतिपादन किया या किस चीज का प्रतिपादन किया? तो मानव विकास का जो है अवधारणा का
प्रतिपादन किया। अच्छा, हम बात करेंगे यहाँ पर, अगर देखिए तो पाकिस्तानी अर्थशास्त्री जो डॉक्टर महबूब उल हक है, उन्होंने 1990 में, कब 1990 में मानव विकास सूचकांक क्या किया, निर्मित किया, ठीक है, तैयार किया, बनाया, कब 1990 में। किसने बनाया, डॉक्टर महबूब उल हक ने बनाया। कौन था, अर्थशास्त्री था, कहाँ का था, पाकिस्तान का था, पाकिस्तान का था। उनके अनुसार विकास का संबंध लोगों के विकल्पों में बढ़ोतरी से है, ताकि वे आत्मसम्मान के साथ दीर्घ और स्वस्थ जीवन जी सके। ये विकल्प में किस चीज की बढ़ोतरी करना है हमें, उसके स्वास्थ्य में, उसके शिक्षा में, ठीक है, उसके संसाधन में हमें बढ़ोतरी करना है, ताकि वो अपना जीवन अच्छे से जी सके, लंबे जीवन जी सके और स्वस्थ जीवन जी सके। और भी देखिए आगे बहुत भी महत्वपूर्ण बातों को लिखा गया है। कहा जा रहा है कि 1990 ईस्वी में, कब 1990 ईस्वी में संयुक्त राष्ट्र विकास कार्यक्रम ने वार्षिक मानव विकास प्रतिवेदन प्रकाशित करने के लिए जिनकी मानव विकास की संकल्पना का प्रयोग किया है। अर्थात देखा जाए, एक सवाल बनेगा कि मानव विकास, ठीक है, का प्रतिवेदन संयुक्त राष्ट्र विकास कार्यक्रम ने कब से प्रसारित करना आरंभ किया है, तो 1990 से ही। यानी जब से महबूब उल हक ने 1990 में मानव विकास सूचकांक निर्मित किया, तब से लेकर अब तक लगातार जो है वो संयुक्त राष्ट्र विकास कार्यक्रम के द्वारा मानव विदेश के सभी देशों के मानव विकास सूचकांक को प्रसारित किया जाता है, बताया जाता है। कोई दिक्कत? तो यहाँ पे भी बहुत सारे प्रश्न बन गए, आप लोगों को समझ में आ गया होगा। अब आगे चलते हैं कुछ महत्वपूर्ण बिंदुओं पर, ठीक है। जैसे यहाँ पे कुछ बात बताया जा रहा है कि दीर्घ एवं स्वस्थ जीवन जीना, यानी लंबे समय तक एक स्वस्थ जीवन जीना, ज्ञान प्राप्त कर पाना। दीर्घ एवं स्वस्थ जीवन का मतलब हो गया कि आपका स्वास्थ्य, ठीक है ना, स्वास्थ्य अच्छा हो। स्वास्थ्य अच्छा कब रहेगा, जब आप बीमार ना पड़ेंगे। और देखिए आप विकास कब कर पाएंगे, जब आपको क्या मिलेगा, शिक्षा मिलेगा, ठीक है, और एक श्रेष्ठ जीवन जीने के पर्याप्त साधनों अर्थात संसाधनों तक पहुंच, ये वो सभी कारक हैं, वो सभी तत्व हैं। कितने होंगे, स्वास्थ्य, शिक्षा और संसाधनों तक पहुंच। ये तीन चीज की आवश्यकता होती है। ये तीन चीज की क्या होती है, आवश्यकता होती है। किसके लिए, विकास के सर्वाधिक महत्वपूर्ण पक्ष है। एक मानव तभी विकास कर सकता है जब वो स्वस्थ हो, ज्ञान प्राप्त करे और उसके पास साधन जो है पर्याप्त मात्रा में उपलब्ध हो। अगर ये तीनों चीज नहीं होगा तो वह मानव कभी विकास नहीं कर पाएगा। सोच लो कि आप में से कोई अगर एक स्वस्थ ना हो, अधिक बीमार पड़ रहे हो, तो जितना आप कमा रहे हैं उतना सब बीमारी में लड़ रहा हो, क्या कर रहे हैं, भर रहे हैं, तो आप विकास कहाँ से करेंगे। यानी कि खाने के लिए अनाज के दाने नहीं है आपके घर में, ठीक है, जो कमा रहे हैं डॉक्टर को ले जाकर के दे रहे हैं, तो आप अपना विकास कर पाइएगा नहीं। तो विकास कैसे करेंगे, जब हम बीमारी ना पड़े या बहुत कम बीमार पड़े, हम स्वस्थ रहेंगे, ठीक है, अच्छे से खाएंगे और अपना शरीर को एक तरह से देखा जाए पौष्टिक रूप से अगर स्वस्थ रखेंगे तो हम जल्दी बीमार नहीं पड़ेंगे। बीमार नहीं पड़ेंगे तो जो कमाया हुआ पैसा वो हम किसको, डॉक्टर को नहीं देंगे, ठीक है। और अच्छे ज्ञान को अर्जित करते रहे, क्या हमारे लिए सही है, क्या हमारे लिए गलत है। तो इसके माध्यम से जब हम बीमार नहीं पड़ेंगे, ज्ञान अच्छे से अर्जित करेंगे, जो भी कमाएंगे मेरे पास पैसा बचा हुआ रहेगा, तो हमारी जो क्रय शक्ति वो बढ़ेगी, फिर हमारा क्या होगा, धीरे धीरे विकास होगा, ठीक है। तो ये तीन जो है महत्वपूर्ण पक्ष होते हैं। कितने, तीन महत्वपूर्ण पक्ष होते हैं। सवाल आएगा, अतः हम कह सकते हैं संसाधनों तक पहुंच, स्वास्थ्य एवं शिक्षा मानव विकास के केंद्र बिंदु हैं, ठीक है। संसाधनों तक पहुंच, स्वास्थ्य और शिक्षा मानव विकास के क्या है, केंद्र बिंदु है। अर्थात अगर मानव विकास के बारे में जानकारी प्राप्त करना है तो हमें संसाधनों तक पहुंच, स्वास्थ्य और शिक्षा, ये तीन महत्वपूर्ण बिंदुओं के माध्यम से हम उसको माप सकते हैं, ठीक है। इन पक्षों में से प्रत्येक के मापन के लिए उपयुक्त सूचकों का विकास किया गया है। क्या आप ऐसे कुछ सूचकों के बारे में जानते हैं? तो देख लीजिए, ये तीनों के तीनों क्या है, हमारे सूचक है, मानव विकास के मापने के क्या है, सूचक है।
अक्सर देखा जाए तो लोगों में आधारभूत विकल्पों को तय करने की क्षमता और स्वतंत्रता नहीं होती है कि हम क्या करें और क्या नहीं करें। यह ज्ञान प्राप्त करने की अक्षमता, उनकी भौतिक निर्धनता, सामाजिक भेदभाव, संस्थाओं की अक्षमता और अन्य कारणों की वजह से हो सकता है। अब सोचिए कि आप कुछ भी एक आधारभूत विकल्प को तय करने की क्षमता और स्वतंत्रता आपके अंदर नहीं है। क्यों नहीं है? क्योंकि आप पढ़े लिखे नहीं हैं, आपने शिक्षा ग्रहण नहीं किया। और जब आप शिक्षा ग्रहण नहीं करेंगे तो आप कोई भी विकल्प को चुनने के लिए उसमें अपना निर्णय देने की क्षमता आपके अंदर नहीं होगी, जिसके वजह से क्या होगा, अगर आप अशिक्षित हैं तो भौतिक निर्धनता होगी, सामाजिक भेदभाव होगा, समाज में आपको कोई महत्व नहीं देगा, कहेगा ये फलाना अनपढ़ है, कम पढ़ा लिखा है, इससे क्या पूछेंगे, इसके पास दिमागे कहाँ है। समझ में आ रहा है ना? तो मानव विकास कौन करेगा? अर्थात देखिएगा आपके समाज में आस पड़ोस में जो कोई पढ़ा लिखा होगा उसको रोज, अब अक्सर जो लोग क्या करते हैं, सम्मान देते हैं, ठीक है, उसको इज्जत देते हैं, बैठाते हैं, उनसे सवाल जवाब करते हैं, निर्णय लेने में उनसे हम लोग क्या करते हैं, उससे पूछताछ करते हैं कि बताइए कौन सा काम करे, ये सही है या गलत है। तो कहीं ना कहीं देखा जाए मानव विकास के लिए एक महत्वपूर्ण बिंदु के रूप में कौन आया? शिक्षा। कौन आया? शिक्षा। और इससे दीर्घ और स्वस्थ जीवन जीने, शिक्षा प्राप्ति की योग्य होने और एक शिष्ट जीवन जीने के साधनों को प्राप्त करने में बाधा आती है। ये सभी चीज जो है, भौतिक निर्धनता, सामाजिक भेदभाव, संस्थाओं की अक्षमता, ये सभी चीज हमें लोगों को क्या करेगा? विकास में बाधा उत्पन्न करेगा, क्योंकि इसके वजह से एक स्वस्थ जीवन हमें नहीं मिलेगा, शिक्षा प्राप्त नहीं कर पाएंगे और हमारे पास साधनों की भी क्या होगी? कमी होगी। क्योंकि अगर हमारे पास ज्ञान नहीं है तो हम निर्धन हैं, सामाजिक भेदभाव होगा, संस्थाओं की अक्षमता होगी, तो हमें ना तो अच्छे जीवन जी पाएंगे, स्वस्थ जीवन जी पाएंगे, क्योंकि सही क्या है गलत क्या है हम सोचते नहीं हैं, जिसके वजह से हम क्या हो जाते हैं? बीमार पड़ जाते हैं। क्या हमें खाना चाहिए, क्या नहीं खाना चाहिए, किस चीज के लिए क्या जरूरी है, ये सभी चीज हमें पता नहीं होता है। और ये सभी चीज हमें जानकारी मिलेगा किसी से? शिक्षा से। किससे मिलेगा? शिक्षा से। तब जाकर के हम मानव क्या कर सकता है? अपना विकास कर सकता है। अर्थात यहाँ कहा जा रहा है कि लोगों के विकल्पों में वृद्धि करने के लिए, लोगों के विकल्पों में वृद्धि करने के लिए स्वास्थ्य, शिक्षा और संसाधनों तक पहुंच में उनकी क्षमताओं का निर्माण करना महत्वपूर्ण है। अगर हम इन तीन क्षेत्र में उसकी पहुंच को बढ़ा देते हैं, उनकी क्षमताओं का निर्माण कर देते हैं, दैट मीन्स अगर वो स्वस्थ रहना शुरू कर दिए, अगर वो शिक्षा प्राप्त कर लिए, संसाधनों तक उसका क्या हो गया? पहुंच अगर हो गया, तो फिर मानव क्या कर लेगा? विकास कर लेगा। क्या कर लेगा? विकास कर लेगा। इसलिए हम कह सकते हैं स्वास्थ्य, शिक्षा और संसाधनों तक पहुंच, ये मानव विकास के चार क्या हैं? सूचक हैं, संकेतक हैं, कारक है, घटक है, मापक है, जो कह लो, इसमें कोई दिक्कत नहीं है। आगे का जो हमारा जो टॉपिक है वो टॉपिक है मानव विकास के चार स्तंभ। ठीक है, मानव विकास के चार स्तंभ। तो जानते हैं मानव विकास के क्या क्या स्तंभ और कौन कौन से हैं। कहता है जिस प्रकार किसी इमारत को, जिस प्रकार किसी इमारत को स्तंभों का सहारा होता है, पिलर्स का सहारा होता है, जब तक पिलर नहीं देंगे मकान सही से खड़ा नहीं होगा, खड़ा होगा लेकिन मजबूती नहीं होगा। ठीक उसी प्रकार मानव विकास का विचार भी समता, सतत पोषणीयता, उत्पादकता और सशक्तिकरण की संकल्पनाओं पर क्या है? आश्रित है। मानव विकास करने के लिए इसके क्या है? चार पिलर है। जब तक ये चार पिलर उसको पकड़कर खड़ा नहीं रखेंगे तब तक वो क्या होगा? कभी भी वो जो है सो विकास नहीं कर पाएगा। यानी कि अगर घर बनाना है तो पिलर देना जरूरी है, और अगर मानव को विकास करना है तो इन चार पिलरों का होना भी बहुत ही जरूरी है। चार स्तंभ अगर आपके जीवन में होगा तभी आप विकास कर पाएंगे, अदरवाइज नहीं कर पाएंगे। तो जानते हैं एक एक करके इस पिलर के बारे में कि आखिरकार वो मानव विकास करने में हमारे लिए कौन सी अहम भूमिका निभाती है। देखिए सबसे पहला कौन सा आया? समता। चार है इसके पिलर। पहला कौन है? समता। तो जानते हैं समता के बारे में। समता का आशय है कि प्रत्येक व्यक्ति को उपलब्ध अवसरों के लिए समान पहुंच की व्यवस्था करना, अर्थात
जो भी व्यवस्था हो, जो भी अवसर हो, सभी व्यक्तियों के लिए क्या हो, समान अवसर मिले। ऐसा नहीं कुछ व्यक्तियों के लिए पहुंच या अवसर मिले और कुछ को अगर अवसर नहीं मिलेगा तो जिसे अवसर मिला उसका तो विकास हो जाएगा, लेकिन जिसे अवसर नहीं मिला उसे विकास मतलब वो विकास नहीं कर पाएगा। इसलिए यहाँ कहा गया कि प्रत्येक व्यक्ति का अगर मानव के विकास करना है तो समता लाना बहुत जरूरी है। समता का मतलब हो गया समानता, अर्थात जो भी व्यक्ति को उपलब्ध अवसर है उसके लिए समान पहुंच की व्यवस्था करना, सभी व्यक्ति के लिए अवेलेबल होना, ठीक है, जो भी अवसर हो, तब जाके क्या होगा, मानव का विकास होगा। देखिए क्या कहता है आगे, लोगों को उपलब्ध अवसर चाहे वो लिंग, प्रजाति, आय और भारत के संदर्भ में जाति के भेदभाव के विचार के बिना समान होने चाहिए। यानी कि वे अवसर न लिंग के आधार पर भेदभाव हो, न प्रजाति के आधार पर, न आय के आधार पर और न ही जाति के आधार पर। इसका मतलब ये हो गया कि बगैर भेदभाव के सभी लोगों तक जो भी उपलब्ध अवसर है उसको समान रूप से पहुंचाना ही क्या कहलाता है, समता कहलाता है। समता कहलाता है। कोई दिक्कत? अब देखिए इसको और अच्छे से समझना है तो उदाहरण के तौर पर समझिए। देखिए किसी भी देश में यह जानना रुचिकर होता है कि विद्यालय से विरत अधिकांश छात्र किस वर्ग से है। अर्थात अगर किसी भी देश में यह जानना बहुत जरूरी होता है या रुचिकर होता है कि बताइए विद्यालय में जो लोग जुड़े हुए हैं, विद्यालय से जुड़े हुए हैं, अधिकांशता जो है वो किस वर्ग से है, ठीक है, उच्च वर्ग से, मध्यम वर्ग से या फिर निम्न वर्ग से। तब ऐसी घटनाओं के पीछे कारणों का पता लगना चाहिए। भारत में स्त्रियों और सामाजिक और आर्थिक दृष्टि से देखा जाए तो पिछड़े हुए वर्गों के व्यक्ति बड़ी संख्या में विद्यालय से क्या है, विरत है। विरत मतलब अलग, विरत मतलब अलग, यानी कि वो उससे जुड़े हुए नहीं है। इससे पता चलता है कि शिक्षा तक पहुंच न होना किस प्रकार इन वर्गों के विकल्पों को सीमित करता है। अगर ये वर्ग, चाहे वो स्त्रियां हो, चाहे सामाजिक आर्थिक दृष्टि से रूप से वो पिछड़े हुए हो या पिछड़े हुए वर्ग हो, या कोई ऐसे व्यक्ति जिसका जाति कैसा हो, छोटा हो, जिसका वर्ग कैसा हो, छोटा हो, यानी कि वर्ग मतलब गरीब हो, ठीक है, छोटी जाति का हो, समाज में कुछ ज्यादा महत्व न रखता हो। अब लिंग के आधार पर देखें तो स्त्रियों को ज्यादा महत्व न दिया जाता हो, तो ऐसे समय में आप समझ सकते हैं कि जब उसको शिक्षा प्राप्त नहीं मिलेगा, वो विद्यालय से नहीं जुड़ेगा, कौन, गरीब व्यक्ति, और कौन, स्त्री, और कौन, छोटे वर्ग के लोग, निम्न जाति के लोग, अगर उन्हें शिक्षा नहीं मिलेगा तो उसको जो है विभिन्न प्रकार के जो विकल्प होते हैं वो उनको प्राप्त नहीं होंगे, और जब उन्हें विकल्प नहीं मिलेगा तो जाहिर सी बात है वो विकास भी नहीं कर पाएंगे, ठीक है। इसलिए समता अर्थात समानता का लाना बहुत ही जरूरी है, ठीक है। दूसरा जो हमारा पिलर है, समानता समझ में आ गया, समानता समझ में आ गया। अब दूसरा है, देखिए कौन सा, तो निर्वहन। दूसरा क्या है, निर्वहन, ठीक है। निर्वहन का अर्थ है अवसरों की उपलब्धता में निरंतरता, ठीक है। क्या कहते हैं इसको, ज्यादा आगे तो नहीं चले गए, ठीक है। हाँ, दूसरा क्या है, निर्वहन। अगर देखा जाए तो निर्वहन को ही बोला जाता है सतत पोषणीयता, अर्थात सतत मतलब होता है लगातार, निरंतर। सतत मतलब क्या होता है, लगातार या निरंतर। तो दूसरा निर्वहन है। कभी कभी इस वर्ड को चेंज करके पूछेगा तो कंफ्यूज नहीं होना है, आगे उस वर्ड का प्रयोग किया जाएगा, देख लीजिएगा। निर्वहन का अर्थ है अवसरों की उपलब्धता में निरंतरता, अर्थात आपके पास जो अवसर मिला है उस अवसर की उपलब्धता हमेशा बनी रहे। ऐसा ना हो कि कुछ दिनों के लिए अवसर मिले आपको और उसके बाद वो अवसर मिलना बंद हो जाए। तो जाहिर सी बात है, आप 6 महीने अच्छे से पैसा कमाएंगे और 6 महीना आपको अगर काम नहीं देंगे तो आपका कौन सा विकास होगा। 6 महीना कमाइएगा, 6 महीना बैठ के खाइएगा तो आप विकास कर पाइएगा नहीं। इसका मतलब यह हुआ कि आपको लगातार वो जो अवसर है वो मिलते रहना चाहिए, तब जाकर के आप क्या करेंगे, विकास करेंगे। तो दूसरा जो हमारा क्या पिलर है, जो स्तंभ है, वो कौन सा है, निर्वहन। निर्वहन दैट मीन्स सतत पोषणीय, सतत पोषणीयता। तो सतत पोषणीयता मानव विकास के लिए आवश्यक है, यानी लगातार उसको अवसर मिलता रहे, ये उसके लिए बहुत ही जरूरी है।
कि प्रत्येक पीढ़ी को समान अवसर मिले, अर्थात हर एक व्यक्ति को अगर हमें कुछ अवसर मिला है कुछ करने का, आगे बढ़ने का, तो वही अवसर हमारे भी आने वाले पीढ़ियों को मिलना चाहिए। ऐसा ना हो कि हमें तो अवसर मिल गया लेकिन हमारे आने वाले पीढ़ियों को वो अवसर न मिले, तो वो विकास नहीं कर पाएगा। ठीक है, वो विकास नहीं कर पाएगा। सतत समस्त पर्यावरणीय, वित्तीय और मानव संसाधनों का उपयोग भविष्य को ध्यान में रखकर करना चाहिए। इसका मतलब यह हुआ कि जैसे कि जो भी हमारे इस धरती पर संसाधन उपलब्ध हैं, जैसे हम कोयला का इस्तेमाल कर रहे हैं, तो कोयला का हमें अवसर मिला हुआ कोयला को इस्तेमाल करने का, कोयला के माध्यम से बिजली बनाने का, उस बिजली को हम क्या कर रहे हैं, इस्तेमाल कर रहे हैं। लेकिन ऐसा ना हो कि हमारे आने वाली पीढ़ी को बिजली तो मिलेगी जरूर, मतलब मिलेगी जरूर, लेकिन कहीं ऐसा ना हो कि हम आज के समय में इतना बिजली का दोहन कर दें, इतना कोयला का दोहन कर दें कि आने वाले लोगों को कोयला मिले ही ना, बिजली सही से उपलब्ध हो ही ना। तो हम तो विकास कर गए लेकिन हमारे आने वाली पीढ़ी क्या करेगी, विकास नहीं कर पाएगी। तो जाहिर सी बात है, देश का मानव विकास तो उच्च हो जाएगा, लेकिन जो आने वाली पीढ़ी होगी वह मानव कभी विकास नहीं कर पाएगा। इसका मतलब यह है कि जो भी हमें संसाधन उपलब्ध है, हमारे पास जो भी अवसर उपलब्ध है, उसमें निरंतरता होना चाहिए। और यह निरंतरता सिर्फ हमारे तक नहीं बल्कि हमारे पीढ़ियों तक भी इसको उपलब्ध होना चाहिए। इन संसाधनों में से किसी भी एक का दुरुपयोग भावी पीढ़ियों के लिए अवसरों को क्या करेगा, कम करेगा। इसका मतलब यह है कि हमारे पास जो भी संसाधन है, अगर हम उसका दुरुपयोग करते हैं तो आने वाली पीढ़ी, भावी पीढ़ी का मतलब होता है आने वाली पीढ़ी, आने वाली पीढ़ियों के लिए क्या होगा, अवसरों को कम कर देगा। इसका मतलब है कि अभी अगर हम सभी संसाधनों का प्रयोग कर लेते हैं तो आने वाली पीढ़ियों को क्या होगा, वो संसाधन में कमी होगी, और जब कमी होगी तो उसके विकास में भी बाधा उत्पन्न होगा। कोई दिक्कत? चलिए जानते हैं, बालिकाओं का विद्यालय भेजा जाना एक अच्छा उदाहरण है। बालिकाओं का विद्यालय भेजा जाना एक अच्छा उदाहरण है। यदि एक समुदाय अपनी बालिकाओं को विद्यालय में भेजने के महत्व पर जोर नहीं देता तो युवा होने पर इन स्त्रियों के लिए अनेक अवसर क्या हो जाएंगे, समाप्त हो जाएंगे। क्या हो जाएंगे, समाप्त हो जाएंगे। उनकी वृत्तिका के विकल्पों में तीव्रता से क्या होगी, छटनी होगी, और यह उनके जीवन के अन्य पक्षों को भी क्या करेगा, प्रभावित करेगा। क्या करेगा, प्रभावित करेगा। अतः प्रत्येक पीढ़ी को अपनी भावी पीढ़ियों के लिए अवसरों और विकल्पों की उपलब्धता को सुनिश्चित करना चाहिए। इस उदाहरण से क्या सीखा कि हमने लगातार अपने बच्चियों को, बालिकाओं को विद्यालय भेजना शुरू कर दिया, और वो भेजते भेजते वो जब वो पढ़ी लिखी और युवा हुई तो उन्हें जो भी अवसर था मिलने के लिए वो उन्हें मिल गया, वो विकास करनी। लेकिन अगर उसके नहीं भेजते हैं, अगर विद्यालय भेजने के महत्व पर जोर नहीं देते तो युवा होने पर इन स्त्रियों के लिए जो अवसर था क्या हो जाएगा, समाप्त हो जाएगा, यानी कि वो उस योग्य नहीं होंगे। इसीलिए कहा गया उन्हें शिक्षा दो ताकि उन्हें जो अवसर है वो भी प्राप्त मिलता रहे। आगे कहता है यहाँ पे, तो दो पिलर समझ में आ गया। पहला समता, अर्थात समान अवसर उपलब्ध कराना, समता। और उपलब्धता में क्या होना चाहिए, निरंतरता। इसे क्या कहते हैं, सतत पोषणीयता। क्या कहेंगे इसको, सतत पोषणीयता। तीसरा है आपका उत्पादकता। क्या है, उत्पादकता। उत्पादकता में क्या कहा जा रहा है, देखिए, उत्पादकता का अर्थ है मानव श्रम उत्पादकता अथवा मानव कार्य के संदर्भ में उत्पादकता। ठीक है, मानव श्रम उत्पादकता अथवा मानव कार्य के संदर्भ में उत्पादकता से है। लोगों में क्षमताओं का निर्माण करके ऐसी उत्पादकता में निरंतरता वृद्धि की जानी चाहिए। अंततः जन समुदाय ही राष्ट्रों के वास्तविक धन होते हैं। बात समझिए पहले, उत्पादकता का मतलब यह है कि मानव श्रम, मानव क्या है, एक नंबर का कोढ़िया आदमी। ठीक है, क्या है, कोढ़िया, जो कुछ नहीं आता है। हाँ भाई, वो विकास तब करेगा जब उसके अंदर कोई ना कोई कुशलता हम प्रदान करेंगे। मानव श्रम, ठीक है, उसके अंदर के क्षमताओं का क्या करेंगे, निर्माण करेंगे, यानी उसको किसी मतलब कुछ करने के लायक बनाएंगे। ठीक है, इसे क्या कहते हैं, उत्पादकता। हमको कुछ बनाया गया, तब आप लोगों को पढ़ा रहे हैं, आप बेले हैं, खाली बैठे हैं, फालतू में पढ़ते हैं, वो भी मन से नहीं पढ़ते,
ठीक है। तो आपके अंदर क्या है, उत्पादकता नहीं, मानव श्रम का उत्पादकता नहीं, उसे निर्माण किया जाएगा। इसके लिए विभिन्न प्रकार के ट्रेनिंग सेंटर होते हैं, कुछ स्किल्स होते हैं, सिखाने के लिए कुछ कोर्स होते हैं, ताकि उसमें उसके अंदर क्या हो, श्रम उत्पादकता की वृद्धि हो, अर्थात वो कुछ काम करने के लायक हो जाए। और जब कुछ काम करने के लायक हो जाएगा तो वो काम करेगा तो पैसा कमाएगा, पैसा कमाएगा तो क्या होगा, उसकी वृद्धि होगी। क्या होगा, वृद्धि होगा। इसका मतलब चौथा पिलर क्या है हमारा, उत्पादकता। क्या है, उत्पादकता, अर्थात आपको उस कार्य को करने की क्षमता रखना पड़ेगा। और चौथा है सशक्तिकरण। सशक्तिकरण का मतलब है अपने विकल्प चुनने के लिए शक्ति प्राप्त करना। ऐसी शक्ति बढ़ती हुई सदस्यता और क्षमता से आती है। तो बताइए क्षमता कब आएगा, जब आप कुछ करेंगे, पढ़ेंगे, लिखेंगे, कुछ कोर्स करेंगे, आगे बढ़ेंगे, आपके अंदर नॉलेज आएगा, है ना। जब आप पढ़ेंगे तब आपको क्या आपके अंदर क्या उत्पन्न होगी, क्षमता, कि हम कुछ कर सकते हैं, कुछ बन सकते हैं। ठीक है। अब ऐसा हो, समान अवसर का मतलब है आपके घर में जो भी बाल बच्चे हैं भैया, भाई बहन, उसको सबको समान अवसर दीजिए पढ़ने के लिए, ताकि वो क्या कर सके, आगे बढ़ सके। क्या कहलाएगा, समता, समानता। और ऐसा ना हो कि बेटा को पढ़ा दिया लगातार, इंटर बीए में सब करवा दिए, बेटिया को 10 साल तक पढ़ा करके 10वीं क्लास तक छोड़ दिए, तो भाई बेटा तो विकास कर लिया लेकिन बेटी विकास नहीं किया। इसका मतलब यह है कि दूसरा पिलर क्या होना चाहिए, क्या होना चाहिए, सतत पोषणीयता, अर्थात जो भी अवसर उपलब्ध है उसमें निरंतरता होना चाहिए। बेटा के लिए अवसर उपलब्ध हो गया लगातार, लेकिन बेटी के लिए उपलब्ध नहीं हुआ। जब नहीं हुआ तो एक विकास किया, दूसरा विकास नहीं किया। इसलिए उपलब्ध में निरंतरता होना चाहिए, अवसरों की उपलब्धता में निरंतरता होना चाहिए। और जब आपको अवसर मिल गया, पढ़ लिख लिए, तो आपके अंदर क्या हो गया, एक उत्पादकता अपने आप निर्माण हो गया, अर्थात कुछ करने का, मानव श्रम को निर्माण, आपके अंदर क्षमता का निर्माण कर दिया गया, आपको बताकर, सिखा करके, कुछ को करके, ठीक है ना। तो आप उत्पादकता का निर्माण कर लिए, अर्थात आपके अंदर क्या आ गया, क्षमता आ गया। अब सोचिए आपके पास ज्ञान आ गया, ठीक है, समान अवसर मिला, ज्ञान आ गया, आपके अंदर क्षमता का निर्माण हो गया। और सशक्तिकरण का मतलब यह हुआ कि आप विकल्प चुनने के लिए शक्ति तो क्या कर लिए, प्राप्त कर लिए, कि नहीं हम पढ़े लिखे हैं, हम ये काम कर सकते हैं, हम वो काम कर सकते हैं। इसका मतलब यह हुआ कि आप अपनी क्षमता को दर्शा रहे हैं कि नहीं, इस काम को हम कर सकते हैं, इसमें हम आगे बढ़ सकते हैं। इसका मतलब कि आप क्या हो गए, सशक्त हो गए। इसलिए सशक्तिकरण का होना बहुत ही जरूरी है। ठीक है, कुछ कर दिखाने के को ये क्या कहते हैं, सशक्तिकरण। तो आपको स्वतंत्रता दी गई और आपके अंदर क्षमता तो हमने पहले ही बढ़ा दिया। तो जब स्वतंत्रता मिल गई, क्षमता बढ़ गई, तो जाहिर सी बात है आप कुछ ना कुछ जरूर करके दिखाएंगे। इसी को कहा जाता है सशक्तिकरण। कोई दिक्कत? तो आपको समझ में आ गया हमारे जो मानव विकास के 4 स्तंभ हैं। कोई दिक्कत? अब देखिए अगला टॉपिक होगा मानव विकास के उपागम। क्या है? मानव विकास के उपागम। तो मानव विकास की समस्या को देखने के अनेक ढंग हैं, कुछ महत्वपूर्ण उपागम भी हैं। ठीक है, पहला क्या है, आय उपागम। कौन सा उपागम? आय उपागम। दूसरा है हमारा कल्याण उपागम। तीसरा न्यूनतम आवश्यकता उपागम और चौथा है क्षमता उपागम। अगर देखा जाए तो ये आधुनिक उपागम है। जितना आपके अंदर क्षमता हो उतना ही आप कुछ कर सकते हैं, अदरवाइज नहीं कर सकते। कोई दिक्कत? तो ये कुछ उपागम है। तो कुल मिलाकर के मानव विकास की समस्या को देखने के अलग अलग ढंग हैं। कुछ लोग आय को देखकर करता है, कुछ लोग काम को देख, कल्याण को देखकर, तो कुछ लोग न्यूनतम आवश्यकता और कुछ क्षमता को देखकर। यानी कि इसको देखा जाए मानव विकास को देखने का तरीके कितने, 4 तरह के हैं। 4 तरह का आधार है, 4 तरह का उपागम है। क्लियर? अगला टॉपिक हमारा बनता है मानव विकास का मापन। आखिरकार मानव विकास का मापन किया गया तो किस आधार पर किया गया? देखिए मानव विकास सूचकांक HDI, ह्यूमन डेवलपमेंट इंडेक्स, स्वास्थ्य, शिक्षा और संसाधन तक पहुंच जैसे प्रमुख क्षेत्रों में निष्पादन के आधार पर देशों का क्रम तैयार करता है। यानी कि कौन सा देश कितना विकास किया, इसका जो है अगर कुछ सूचक, कोई संकेतक अगर हो तो उस देश का मानव का विकास कितना किया, इसके लिए 3 आधार है, स्वास्थ्य, शिक्षा और संसाधन तक पहुंच। स्वास्थ्य का मतलब हो गया कि उस देश का मानव जो है उस जीवन प्रत्याशा कितना है, अर्थात वो कितने सालों तक
जी सकता है। ठीक है, कितने लोग यहाँ पे साक्षर हैं और कितने लोगों की क्या है, क्रय शक्ति है। इन तीनों के माध्यम से मानव विकास का जो सो आकलन किया जाता है और इसी के आधार पर उन सभी देशों का क्रम तैयार किया जाता है। यह क्रम जो है यानी कि उसको स्कोर मिलता है, पॉइंट मिलता है। यह स्कोर 0 से लेकर के 1 के बीच, है ना, यह क्रम 0 से लेकर के 1 के बीच के स्कोर पर आधारित होता है। जो एक देश मानव विकास के महत्वपूर्ण सूचकों में अपने रिकॉर्ड से प्राप्त करता है, ठीक है ना। आगे कहता है स्वास्थ्य का मूल्यांकन करने के लिए चुना गया सूचक जन्म के समय जीवन प्रत्याशा है। इसका मतलब यह है कि जब आपका जन्म हो तो देखा जाता है कि आपका स्वास्थ्य कैसा है और आप कितने सालों तक जी सकते हैं। जो व्यक्ति जितना अधिक, कहता है उच्चतर जीवन प्रत्याशा का अर्थ है कि लोगों के पास अधिक दीर्घ और अधिक स्वस्थ जीवन जीने के ज्यादा अवसर। जो मानव जितना अधिक वर्षों तक जिएगा ना तो उतना साल तक कमाएगा यार। 15 से लेकर 60 साल तक कमाएगा, पैसा इतना जमा हो जाएगा, ठीक है। और पता चला कमाना शुरू किया 40 साल में टपक गया तो कमाया कितना साल, 15-20 साल में, तो मानव कितना विकास करेगा, समझ सकते हैं ना। इसका मतलब है कि मानव विकास का मतलब स्वास्थ्य का मतलब ये हो गया जीवन प्रत्याशा, अर्थात वो अधिक समय तक दीर्घ आयु जिए और स्वस्थ जीवन जिए, इसको कहते हैं हम लोग जीवन प्रत्याशा। इसीलिए स्वास्थ्य जो एक सूचक है जिसके माध्यम से मानव के विकास को मापा जाता है। दूसरा आता है प्रौढ़ साक्षरता दर और सकल नामांकन अनुपात का ज्ञान तक पहुंच को प्रदर्शित करता है। प्रौढ़ साक्षरता दर और सकल नामांकन अनुपात, टोटल कितने लोगों का विद्यालय में नामांकन हुआ है, यह जो है साक्षरता को दर्शाता है। अगर कोई कहे कि बताइए भारत के लोग कितने पढ़े लिखे हैं, ठीक है, तो जितनी जनसंख्या है और जितने हमारे विद्यालय में नामांकन किया हुआ है वो सब क्या है, पढ़े लिखे हैं। और जिसके पास डिग्री है वो सब क्या है, पढ़े लिखे हैं। ये सब डाटा किसके पास होगा, सरकार के पास होगा। वो सरकार क्या करेगी, निकालेगी, तो बताएगा कि भाई 125 करोड़ में जनसंख्या में 100 करोड़ लोग पढ़े लिखे हैं। इसका मतलब इसके आधार पर जो परसेंटेज निकाला जाता है। क्लियर, यानी 125 करोड़ में 100 करोड़ पढ़े लिखे हैं तो कितना होगा, 125 करोड़ को आप 100% मान लीजिए, ठीक है, तो 100 करोड़ यानी कि यही को 70-75% के लोग क्या होंगे, पढ़े लिखे निकलेंगे। तो इस तरह से शिक्षा के माध्यम से जो है सो वहाँ के लोगों को जो है सो मापा जाता है कि भाई वहाँ के लोग कितने पढ़े लिखे हैं, इसके माध्यम से वहाँ मानव विकास कर सकता है। तीसरा संसाधनों तक पहुँच, संसाधनों तक पहुँच क्या दर्शाता है, क्रय शक्ति को दर्शाता है। किसको दर्शाता है, क्रय शक्ति, वो भी किसमें, अमेरिकी डॉलर में। किसमें बच्चों, अमेरिकी डॉलर में क्रय शक्ति को दर्शाता है। क्लियर, इनमें से प्रत्येक आयाम को 1/3 भारिता दी जाती है। मानव विकास सूचकांक इन सभी आयामों को दिए गए भारों का कुल योग होता है। अर्थात मानव विकास इसमें से जो भी आप भरेंगे कि कितना पॉपुलेशन है, कितने लोग हैं, किस तरह से कितने लोग पढ़े लिखे हैं, कितने लोगों का जो है औसत जीवन प्रत्याशा है और कितने लोग क्रय शक्ति जो है सो अच्छा है, यानी प्रति व्यक्ति से क्या कहते हैं लोग, प्रति व्यक्ति आय, ठीक है। प्रति व्यक्ति आय जितना अधिक होगा वह उस देश का मानव उतना ही अधिक विकसित होगा, यानी विकास करेगा, और जिसका प्रति व्यक्ति आय कम होगा वह जो मानव कम विकास करेगा। इसका मतलब ये हो गया कि परिवार में अगर 10 सदस्य हैं, 10 में से 2 कमा रहा है, 8 को बैठ के खा रहा है, वह परिवार, वह मानव ज़्यादा विकास नहीं करेगा। लेकिन जिस परिवार में 5 लोग खाने वाले हैं, 4 लोग कमा रहे हैं, समझिए वो क्या करेगा, मानव अधिक विकास करेगा, यानी कि उसका प्रति व्यक्ति आय जो वो अधिक निकलेगा। सोचो एक घर में 10,000 कमाने वाला एक व्यक्ति है और खाने वाले 5 है, कितना निकल के आ गया, प्रति व्यक्ति 2,000 रुपया। लेकिन एक व्यक्ति के घर में 4 लोग कमाने वाले हैं, ठीक है, एक कमाता है 10,000, एक कमाता है 5,000, एक कमाता है 8,000, एक कमाता है 2,000, नॉर्मल सा घर में बैठे बैठे, तो कितना हो गया, 8 2 10 और 5 15 और 4 15 5 20, तो 20,000 कमा रहा है। और उसके घर में कौन है कमाने वाले, 1 2 3 4, अनेक और ऐसा है जो कमाता नहीं है, तो 5 लोग हैं। अगर हम 5 से डिवाइड करेंगे तो 4,000 रुपया प्रति व्यक्ति निकल के आ रहा है। इसका मतलब क्या देखें कि जितने लोग कमा रहे हैं, जितना अधिक लोग कमाएंगे, जितने लोग अधिक लोग
काम करेंगे, हमारे देश का प्रति व्यक्ति आय उतना ही अधिक बढ़ेगा, तब जाके हमारे देश का मानव विकास करेगा, और जब मानव विकास करेगा तो हमारा देश भी क्या करेगा, विकास करेगा। क्लियर। आगे देखा जाए तो कुछ महत्वपूर्ण बिंदु दिया गया है। देखिए, कहता है स्कोर 1 के जितना निकट होता है मानव विकास का स्तर उतना ही अधिक होता है। ठीक है, जिस देश का स्कोर जितना निकट होगा मानव विकास का स्तर उतना ही अधिक होगा। इस प्रकार अगर देखा जाए तो 0.983 का स्कोर अति उच्च स्तर का, जबकि 0.268 मानव विकास का अत्यंत निम्न स्तर माना जाता है। यानी समझिए 0.9 सबसे उच्च, ठीक है, और 0.8 से ऊपर केवल उच्च, ये उच्च और ये अति उच्च, ध्यान रखिएगा। ठीक है, उच्च और अति उच्च मतलब बहुत ऊंचा, अति उच्च 0.9 पॉइंट, और उच्च 0.8 के ऊपर जो होगा वो क्या कहलाएगा, उच्च मानव विकास वाला देश कहलाएगा। मानव विकास सूचकांक मानव विकास में प्राप्तियों का मापन करता है। किसका करता है, मानव विकास सूचकांक जो है मानव विकास में प्राप्तियों का मापन करता है। यह प्रदर्शित करता है कि मानव विकास के प्रमुख क्षेत्रों में क्या उपलब्धि हुई है, ठीक है, और क्या नहीं हुई है। कोई दिक्कत? तो यहाँ पे आपको समझ में आ गया कि उसके लिए स्कोर का क्या व्यवस्था है। ठीक है ना। आगे चलते हैं तो देखिए यहाँ पे कुछ बताया जा रहा है कि आय उपागम, कल्याण उपागम, आधारभूत उपागम और क्षमता उपागम। कोई दिक्कत? चलिए, तो अगर सवाल आएगा कि क्षमता उपागम के का संबंध जो है किससे है, तो इस उपागम का संबंध प्रोफेसर अमर्त्य सेन से है। संसाधनों तक पहुंच के क्षेत्रों में मानव क्षमताओं का निर्माण बढ़ते मानव विकास की पूंजी है। यह कथन किसका था? यह कथन किसका था? अमर्त्य सेन का था। कौन सा उपागम? क्षमता उपागम। जबकि आधारभूत आवश्यकता उपागम के अंदर क्या कहता है, इस उपागम को मूल रूप से अंतर्राष्ट्रीय श्रम संगठन ने प्रस्तावित किया था। इसमें 6 न्यूनतम आवश्यकताओं जैसे स्वास्थ्य, शिक्षा, भोजन, जलापूर्ति, स्वच्छता और आवास की पहचान की गई। अर्थात जिस मानव के पास ये सभी चीज उपलब्ध होगा, समझ लो वहां का क्या है, मानव विकास कर जाएगा। किसके तहत? आधारभूत आवश्यकता के तहत। तो ये मापने का एक तरीका था। मापने का क्या था? एक तरीका था कि आधारभूत आवश्यकता उपागम के तहत जो है अगर ये 6 चीज अवेलेबल है मानव के पास, तो वह मानव क्या है, विकास कर लिया है। लेकिन क्षमता उपागम के तहत जो है, जो प्रोफेसर अमर्त्य सेन से संबंधित है, जो उन्होंने बताया है, तो वो कहते हैं अगर मानव का संसाधनों तक पहुंच है तो वो सब कुछ अर्जित कर सकता है। शिक्षा, भोजन, जल, स्वच्छता, आवास, स्वास्थ्य सब कुछ अर्जित कर सकता है। अर्थात मानव क्षमताओं के निर्माण के बारे में बताया गया है इसमें क्षमता उपागम में। कोई दिक्कत? कल्याण उपागम में क्या कहता है कि यह उपागम मानव को लाभार्थी अथवा सभी विकासात्मक गतिविधियों के लक्ष्य के रूप में देखता है। यह उपागम शिक्षा, स्वास्थ्य, सामाजिक सुरक्षा और सुख साधनों पर उच्चतर सरकारी व्यय का तर्क देता है। कहता है सरकार, हमने भैया इतना घर दिया, हमने इतने लोगों को शिक्षा दिया, हमने इतने लोगों को कपड़ा दिया, हमने इतने लोगों का इलाज कराया, तो इसके माध्यम से उस देश का जो है विकास, मानव विकास को दर्शाया जाता है। आय उपागम में क्या होता है? यह सबसे पुराने उपागम में से एक है। इसमें जो है मानव विकास को आय के साथ जोड़कर देखा जाता है। जिस मानव का आय अधिक होगा वह मानव विकास करेगा, और जिसका आय निम्न होगा वह मानव कम विकास किया होगा। यह सबसे पुराना उपागम है। सबसे प्राचीन उपागम है कौन सा? आय उपागम। तो आय उपागम पे बात आया कल्याण उपागम। कल्याण उपागम के बाद आया आधारभूत आवश्यकता उपागम। उसके बाद सबसे आधुनिक उपागम में कौन आया? क्षमता उपागम। कौन सा उपागम? क्षमता उपागम। कोई दिक्कत? बढ़िया से एकदम सुनकर पढ़िएगा, अच्छे से इस वीडियो को देख लीजिएगा, आपको समझ में सब कुछ एक एक चीज आ जाएगा। यहाँ पे एक बात बोल रहा है, देखिए कि 1990 ईस्वी से प्रतिवर्ष संयुक्त राष्ट्र विकास कार्यक्रम यानी कि यूएनडीपी यूनाइटेड नेशंस डेवलपमेंट प्रोग्राम, ठीक है, संयुक्त राष्ट्र विकास कार्यक्रम इसका फुल फॉर्म है। और ये 1990 ईस्वी से मानव विकास प्रतिवेदन जो क्या कर रहा है? प्रकाशित कर रहा है। एक क्वेश्चन यहां से भी बनकर निकल कर आ जाएगा। कोई दिक्कत? चलिए
आगे कुछ वैसे अगर बातें हो तो मैं आप लोगों को बता दूं, ताकि आपको एग्जाम में कम से कम किसी प्रकार का दिक्कत ना हो। यहाँ पे तुलना किया जा रहा है, क्या किया जा रहा है, कुछ अंतर्राष्ट्रीय तुलनाएं हैं। जैसा कि यहाँ बताया जा रहा है कि मानव विकास की अंतर्राष्ट्रीय तुलनाएं रुचिकर है। प्रदेश के आकार, प्रति व्यक्ति आय का मानव विकास से क्या होता है, प्रत्यक्ष संबंध नहीं, ऐसा मानना है लोगों का। प्रायः मानव विकास में बड़े देशों की अपेक्षा छोटे देशों का कार्य क्या रहा, बेहतर रहा। तो जो बड़े देश है ना, उसकी अपेक्षा छोटे देशों का कार्य क्या रहा, बेहतर रहा। किसमें, मानव विकास में। इसी प्रकार अगर देखा जाए तो मानव विकास में अपेक्षाकृत निर्धन राष्ट्रों का कोटिक्रम धनी और पड़ोसियों से क्या रहा, उच्च रहा। तो इसका मतलब ये नहीं है कि जो अमीर है उसका मानव विकास उच्च है, जो गरीब है उसका मानव विकास कम है। निर्धन राष्ट्र भी क्या है, कोटि क्रम में ऊपर अपने आप को रखते हैं, क्योंकि जहाँ की जनसंख्या कम होगी वहाँ क्या विकास तेजी से होता है, क्योंकि वहाँ पे उतने लोगों को खर्चा नहीं होता, उससे हो जाता है, सही नहीं होता है। ठीक है, कोई दिक्कत। तो उम्मीद करते हैं कि आपको यह वीडियो बहुत पसंद आया होगा। ठीक है ना, कुछ अगर बात है तो मैं और बता देता हूँ। क्या कहता है, अति उच्च वाला, अति उच्च यानी 0.8 से ऊपर, 0.8 से क्या होना चाहिए, ऊपर होना चाहिए। ठीक है, अब ये देखिए यहाँ पे 59 देश दिखा रहा है जो सबसे उच्च वाला है। ठीक है, कितने, 59 देश हैं। हालांकि शायद मैंने आप लोगों को बताया था कितना, 57, लेकिन यहाँ पे डाटा जो एनसीईआरटी में दिया हुआ कितना है, 59 है। यानी कि 0.8 से ऊपर जो है वो देशों की संख्या कितना है, 59 है। यानी उच्च मानव विकास सूचकांक वाले देश हैं वे हैं जिनका स्कोर 0.8 से क्या है, ऊपर है। यह मानव विकास प्रतिवेदन 2018 के अनुसार इस वर्ग में जो है 59 देश सम्मिलित हैं। कितने देश, 59 देश। इसके पहले जो है मैंने ऑफलाइन क्लास में आप लोगों को जो डाटा दिया था वो एक 2005 का था, उसके बाद 2015 का था, लेकिन आज जो मैं आपको डाटा दे रहा हूँ ये 2018 का डाटा है। इसमें 57 देश था, ठीक है, इसमें 61 हो गया और अब जो इसमें 59 आ गया। तो जाहिर सी बात है इसमें परिवर्तन होते रहते हैं। ठीक है ना, तो 2018 के अगर मानव विकास प्रतिवेदन को देखा जाए तो अति उच्च अर्थात 0.8 से ऊपर स्कोर को प्राप्त करने वाले देशों की संख्या कितना है, 59 देश है। और इस वर्ग में प्रथम 10 देशों को दर्शाया गया है। तो सबसे नंबर 1 पर कौन आता है, नॉर्वे। सबसे नंबर 1 पे नॉर्वे और नंबर 2 पर स्विट्जरलैंड। कौन आता है, स्विट्जरलैंड। ध्यान रहे ये नंबर 1 पे नॉर्वे है, नंबर 2 पर स्विट्जरलैंड है। तीसरा पे ऑस्ट्रेलिया, चौथा पे आयरलैंड, पांचवा में जर्मनी, छठा में आइसलैंड, सातवां में हांगकांग, आठवां में स्वीडन, नौवां में सिंगापुर और 10वां में नीदरलैंड। तो सवाल पूछेगा सर्वोच्च या फिर उच्च मानव विकास सूचकांक वाला देश निम्नलिखित में से कौन है, तो नंबर 1 में आएगा कौन, नॉर्वे। नंबर 2 पर कौन आएगा, स्विट्जरलैंड। ठीक है, तो समझ में आ गया अति उच्च जो है या उच्च मानव विकास वाले देश कितने हैं, कुल मिलाकर के 59 हैं। उच्च मानव विकास समूह में, उच्च मानव विकास समूह में 53 देश सम्मिलित हैं। ठीक है, यानी कि अति उच्च की बात कर रहे हैं। अति उच्च में कितने हैं, 59, जबकि उच्च में कितने हैं, 53। कितने हैं बच्चों, 53 हैं। आप पाएंगे कि शिक्षा और स्वास्थ्य सेवाओं को उपलब्ध कराना सरकार की महत्वपूर्ण प्राथमिकता है। क्यों, क्योंकि स्वास्थ्य सेवाओं को आज देखिए हमारा सरकार हमारा स्वास्थ्य बेहतर हो इसके लिए हमें फ्री में हेल्थ कार्ड दिया गया, ताकि कम से कम हम स्वस्थ रह सके। जो गरीब लोग हो वो अच्छे से इलाज करवा करके एक दीर्घ आयु तक वो जी सके। साथ ही साथ गवर्नमेंट ने, सरकार ने क्या किया, लोगों को घर घर तक शिक्षा पहुंचाने के लिए कई स्थानों पर स्कूल, कॉलेज, ठीक है ना, आंगनबाड़ी केंद्रों का भी निर्माण करवाया, ताकि घर घर तक सभी बच्चे क्या कर सके, पढ़ सके। यह जानना महत्वपूर्ण है कि उच्चतर मानव विकास वाले देश वे हैं जहां सामाजिक खंड में बहुत निवेश है। लोगों का सुशासन में उच्चतर निवेश ने इस वर्ग के देशों को अन्य देशों से सर्वथा
अलग कर दिया है। यानी कि बहुत बड़ा निवेश करना है किसमें, सामाजिक खंड में, यानी कि स्वास्थ्य और शिक्षा पर जो देश ज्यादा खर्चा किया है वह देश मानव विकास के सूचकांक में हमेशा ऊपर आया है। तो यहाँ पे दो महत्वपूर्ण प्रश्न बनकर आ गया बच्चों, दो महत्वपूर्ण प्रश्न। कौन सा, अति उच्च वाला मानव विकास कितने देश हैं, 59, और उच्च कितने हैं, 53। कितने हैं, 53। ये डाटा भी आपके एग्जाम में पूछा जा सकता है, इसमें कोई शक नहीं है। अगर हम आगे की बात करें और तो कुछ वैसी खास बातें तो नजर नहीं आ रही जो कि आपको बताया जाए। हाँ, लेकिन एक आंकड़ा और है मेरे पास, वो क्या है कि मानव विकास के निम्न स्तर वाले देशों की संख्या कितना है, 38 है। तो आपको बताते हैं, एक होता है अति उच्च, एक होता है उच्च और एक होता है निम्न। ठीक है, तो अति उच्च मानव विकास, अति उच्च मानव विकास वाले देशों की संख्या कितना है, बताओ बताओ कितना है, 59। उच्च मानव विकास वाले देश कितने हैं, 53, और निम्न मानव विकास वाले देश कितने हैं, स्तर 38। ये आंकड़ा मैंने आपको आज बता दिया। इस आंकड़े के माध्यम से आप लोगों को ध्यान में रखना है और अच्छे से एग्जाम की तैयारी करना है। ठीक है, और जो 38 देश है इसमें कौन है, इनमें अधिकांश छोटे देश हैं जो राजनीतिक उपद्रव, गृह युद्ध के रूप में सामाजिक अस्थिरता, अकाल अथवा बीमारियों की अधिक घटनाओं के दौर से गुजर रहे हैं। ऐसे देश में मानव विकास सूचकांक जो है उसका स्तर कैसा है, निम्न है। ऐसे कितने देश हैं, 38 देश हैं। इसमें तो अधिकांश देश तो अफ्रीकी देश होंगे जो बहुत ही गरीब हैं, जिसको अगर हाल ही में जो कोरोना आया उसमें उसको वैक्सीन लगाने के लिए, उसे खरीदने के लिए उसके पास पैसे की कमी है। तो आप समझ सकते हैं वहाँ पे स्वास्थ्य पर क्या हो रहा हो। ठीक है, कोई दिक्कत, चलिए। तो अगर देखा जाए, कहा जा रहा है सुविचारित नीतियों के माध्यम से इस वर्ग के देशों की मानव विकास की आवश्यकताओं के समाधान की तत्काल आवश्यकता है। अर्थात इसे बाकी विश्व के जितने समुदाय हैं कम से कम ऐसे देशों को मिल करके हमें सहयोग करना चाहिए। ठीक है, ताकि वहाँ के लोगों के स्वास्थ्य संबंधी व्यवस्थाएं उपलब्ध हो सके, उनके लिए पर्याप्त शिक्षा का अवसर उपलब्ध हो और एक बेहतर जीवन व्यतीत कर सके, और इसके माध्यम से उनका क्रय शक्ति भी बढ़ सके। ठीक है, तो ये ऐसा हमें पूरी इंटरनेशनल कम्युनिटी को ऐसा करना चाहिए ताकि हमारा देश, या हमारा देश भी देखा जाएगा तो भारत जो है इन अफ्रीकी देशों को फ्री में वैक्सीन उपलब्ध करवा रहा है ताकि वहाँ के लोगों का स्वास्थ्य संबंधी जो व्यवस्था है वो सही रहे, उन लोगों का ज़्यादा नुकसान ना हो। ठीक है बच्चों, तो ये हो जाता आज का हमारा वीडियो कंप्लीट। अब मेरे ख्याल से इस चैप्टर में कुछ भी बातें नहीं रहा। अब देखिए कुछ सवाल इसमें दिया है, कुछ बुक में क्या कहता है, निम्नलिखित में से कौन विकास का सर्वोत्तम उदाहरण है, बताओ। तो विकास का सर्वोत्तम वर्णन कौन करता है, गुण में धनात्मक परिवर्तन, गुण में साधारण परिवर्तन ना, गुण में धनात्मक हो या फिर ऋणात्मक होगा, तो ये करता है हमारा विशेषता सर्वोत्तम। ठीक है, दूसरा अगर आगे के क्वेश्चन देखें तो दूसरा प्रश्न है, मानव विकास की अवधारणा निम्नलिखित में से किस विद्वान की देन है। तो मानव विकास की अवधारणा की देन किसका है, डॉक्टर महबूबुल हक की है। किसकी है, डॉक्टर महबूबुल हक की है। अगला कहता, ये तो भैया सब शॉर्ट में है क्योंकि इस बार तो आप लोगों का सब्जेक्टिव क्वेश्चन प्रश्न आने वाले है नहीं। ठीक है, लेकिन फिर भी हमारे पास कुछ क्वेश्चंस अवेलेबल है जो कि आपसे पूछा जा सकता है। ठीक है, तो बच्चों ध्यान दीजिए, यहाँ पे जो भी प्रश्न आपके एग्जाम में आने की संभावना होगी उन सभी प्रश्नों को यहाँ पर बना दिया गया है, और इसके माध्यम से अगर आप यहाँ पे सॉल्व कर लिए, अगर पढ़े अच्छे से देखे हैं तो इजीली आप जो क्या करेंगे, इसको सॉल्व कर लेंगे। देखिएगा ध्यान से, कहता है प्रश्न 1 में निम्नलिखित में से कौन सा वृद्धि का वर्णन करता है। क्या आकार में वृद्धि, मात्रात्मक वृद्धि, गुणात्मक वृद्धि या सकारात्मक वृद्धि, बताओ बच्चों क्या होगा, बताओ। तो मैंने बताया था वृद्धि का मतलब मात्रात्मक वृद्धि, क्या होगा, मात्रात्मक वृद्धि होगा। जबकि प्रश्न 2, निम्नलिखित में से कौन सा विकास को इंगित करता है, गुणात्मक परिवर्तन। कौन सा परिवर्तन, गुणात्मक परिवर्तन। प्रश्न 3, निम्नलिखित में से मानव विकास की अवधारणा का प्रतिपादन किसने दिया। अभी मैंने बताया महबूबुल हक ने दिया।
किसने? महबूब उल हक ने। अगला प्रश्न कहता है महबूब उल हक मूल निवासी थे कहाँ के? पाकिस्तान के थे। पाकिस्तानी अर्थशास्त्री, वो क्या थे वैसे तो अर्थशास्त्री थे। महबूब उल हक ने किस वर्ष मानव विकास सूचकांक निर्मित या फिर प्रस्तुत किया? तो आपको तो बता ही रखे, इजीली आपको पता होगा क्या? 1990। ठीक है। अब प्रश्न 6 में देखिए, कहता है किस वर्ष मानव विकास किस वर्ष से संयुक्त राष्ट्र विकास कार्यक्रम मानव विकास सूचकांक क्या कर रहा है? प्रकाशित कर रहा है। अब आपको तो बता रखे, इसका जवाब खुद दीजिए, सोचिए 2 मिनट के लिए क्या होगा। बिल्कुल सही जवाब 1990। जिन लोगों ने 1990 सोचा समझ लिया उसका जवाब क्या है? बिल्कुल सही। अगला सवाल कहता है निम्न में से कौन सा मानव विकास के मापक का सूचक है? यानी मानव विकास को मापने का क्या है? सूचक है। तो हम किसके माध्यम से मापते हैं? स्वास्थ्य भी, शिक्षा भी और संसाधनों तक पहुंच, इन तीनों को लेकर चलते हैं। ठीक है। तो आंसर क्या होगा हमारा? ऑप्शन 4। निम्नलिखित में से, अगला प्रश्न, निम्नलिखित में से कौन सा मानव विकास के स्तंभ है? निम्न में से कौन सा मानव विकास के स्तंभ है? तो मैंने आपको कितने स्तंभ बताया, बताइए, सोचिए इसमें से क्या इसका आंसर होगा? आप ही लोग जवाब दीजिए। इसका सही आंसर होगा क्या? इनमें से सभी, क्योंकि समता पहला, सतपोषणीयता दूसरा, उत्पादकता तीसरा और सशक्तिकरण चौथा, यानी कि इनमें से सभी इज द राइट आंसर। अगला जो प्रश्न है वो क्या कहता है? निम्नलिखित में से कौन सा मानव विकास के उपागम है? तो आय उपागम भी है, कल्याण उपागम भी है, क्षमता उपागम भी है, एक और भी था, कौन सा? आधारभूत उपागम। तो यहाँ पे एक ये भी होता है, लेकिन यहाँ तो दिया नहीं है, तो तीनों दिया हुआ, तो चौथा क्या होगा? इनमें से सभी। कोई दिक्कत? चलिए, फिर आता है आपका अगला प्रश्न। अगर आप अच्छे से इस क्लास को अगर कर लिए तो एक भी क्वेश्चन छूटने वाला नहीं है। आप इस प्रश्न को पढ़िए, अपने आप समझ में आ जाएगा। मानव विकास सूचकांक का स्कोर निम्न में से है। जो मानव विकास सूचकांक यानी अंक देते हैं, जो क्रम करते हैं, जो उसको स्कोर देते हैं, वो किस तरह से देते हैं? 0 से 1 के बीच, 1 के 10 से बीच, 1 से 100 के बीच, या इनमें से कोई नहीं? सबको पता है 0 से 1 के बीच में। आगे की बात करें, जीवन प्रत्याशा का अर्थ क्या है? अधिक स्वस्थ जीने का अवसर, ये ना, अधिक स्वस्थ जीने का अवसर, अधिक संपत्ति प्राप्त करने का अवसर, शिक्षा प्राप्त करने का अवसर, इनमें से कोई नहीं भाई। जीवन प्रत्याशा का स्वास्थ्य से संबंध होता है, अधिक स्वस्थ जीने का अवसर ऑप्शन पहला होगा इसका आंसर। अति उच्च मानव विकास सूचकांक का स्कोर निम्न में से कितना ऊपर होना चाहिए? तो अति, है ना, यहाँ पे क्या कह रहा है? उच्च विकास मानव, तो कहीं कहीं उच्च लिखा हुआ रहेगा, कहीं कहीं अति उच्च लिखा रहेगा। आप ध्यान दीजिएगा। अब यहाँ पे बात को समझिए अच्छे से, बात को समझिएगा अच्छे से। देखिए यहाँ पे मैं आप लोगों को बिल्कुल डाउट जो है बिल्कुल क्लियर कर देना चाहता हूँ। एक डाटा यहाँ पे दिया हुआ है, इस डाटा में देखिएगा आपको बता दिया गया है इस स्कोर के बारे में। देखिए, ठीक है, क्या कहता है? अति उच्च 0.8 से ऊपर होना चाहिए। ठीक है, कितने देश हैं? 59 देश। उच्च मानव विकास वाले कितने हैं? इसका डाटा कितना होता है? 0.7 से, इससे कितने हैं? 53 देश। मध्यम मानव विकास वाले कितने? इसका स्टार्ट कितना होता है? 0.55 से, ठीक है, 7 तक 39 देश। और निम्न वाले कितने हैं? 38 देश। 4 डाटा, अति उच्च 59, ठीक है, उच्च केवल 53, मध्यम कितना? 39 और निम्न कितना? 38। ये 4 डाटा अच्छे से याद रख लीजिएगा। ठीक है। अब सवाल यहाँ पे जिस तरह से पूछा गया, तो या तो हो सकता है ये आंसर गलत है या फिर इसका धारणा भी गलत हो सकता है। देखिए, उच्च मानव विकास सूचकांक का स्कोर निम्न में से कितना ऊपर होना चाहिए? इसका आंसर क्या है? 0.8, क्योंकि उच्च का तो होना चाहिए 0.7 से ऊपर। 7 तो नहीं लिखा है, लेकिन 8 से ऊपर किसका होना चाहिए? अति का। आप प्रश्न में यहाँ पे जोड़ देंगे क्या? अति। अगर आप प्रश्न में अति नहीं जोड़ेंगे तो आंसर में यहाँ पे 0.8 को क्या कर देंगे? 0.7, तब जाकर के आपका हो जाएगा आंसर बिल्कुल सही। ठीक है, आगे, निम्नलिखित में से कौन सा देश उच्च मानव विकास वाला है? ठीक है, ऑप्शन दिया है दक्षिण अफ्रीका, भारत, नॉर्वे या चीन। अभी आपको बताया मैंने, क्या होगा? नॉर्वे होगा। कौन सा? नॉर्वे। अगला प्रश्न कहता है कि विश्व में भारत का स्थान
विश्व में भारत का स्थान मानव विकास सूचकांक में कितना है? तो यह रिपोर्ट जो है 127, ये तो 2005 के अनुसार है। 2018 का रिपोर्ट तो अभी आना बाकी है। 2018 का रिपोर्ट तो मेरे ख्याल से अवेलेबल है, ठीक है। और 2018 के अनुसार कितना है ये तो मैं आपको बता सकता हूँ, लेकिन उसके लिए थोड़ा सा आपको समय चाहिए, ठीक है। ये मैं आपको अब बाद में बता दूंगा। लेकिन अगर देखा जाए आंकड़ा 127, ये कब का आंकड़ा है? चाहे 2005 का है, चाहे 2018 का है, चाहे 2015 का है, ये इसमें थोड़ा सा सस्पेंस है, मैं आपको क्लियर कर दूंगा। लेकिन इसमें भारत का स्थान जो अभी दिखाया जा रहा है वो कितना है? 127 है। केरल में साक्षरता दर का प्रतिशत कितना है? 93.9%, यानी कि 93% से भी अधिक साक्षरता दर है। भारत का एकमात्र ऐसा राज्य जहाँ पे साक्षरता दर सबसे अधिक है, ठीक है बच्चों। तो इस चैप्टर 4 का फुल्ली मैंने जो है डिटेल में एक एक पॉइंट आपको क्लियर कर दिए। अब अगर मन से ना पढ़े, इस वीडियो को ना देखें, तो इसमें हमारी कोई गलती नहीं है। जिसने भी इस वीडियो को अच्छे से देख लिया, सुन लिया और समझ लिया, गारंटी है कि इस चैप्टर से एक भी क्वेश्चन उसका नहीं छूटेगा एग्जाम, ठीक है बच्चों। तो बस उम्मीद यही करते हैं कि आप लोग मन लगा करके पढ़ते रहिए और इस वीडियो को कम से कम ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए, ठीक है। और अगर जो नए व्यूवर्स हैं वो लोग सब्सक्राइब करें, ताकि हमारा आने वाला जो वीडियो है उसका नोटिफिकेशन आपको मिलता रहे, ठीक है। मिलेंगे अगली क्लास में एक नए विषय, एक नए टॉपिक के साथ।